Hello everyone, very good afternoon to all of you. एंड आज हम के वीडियो में हम करने जा रहे हैं भारत के टाइगर रिजर्व और उनका पर्पस। फिर हम करेंगे भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप एक मैप देखिए, और वो मैप है ये आपके सामने। इसमें जो हमारा फोकस रहेगा वो फोकस हमारा रहेगा एशिया पे। सिर्फ हमारा जो ये एरिया है वही हमारा पूरा फोकस रहेगा। क्यों? इसमें कुछ देश हैं, जैसे आप लोग पेन और पेंसिल लेके बैठिए और इसको नोट करते जाइए। और वो कंट्रीज़ हैं इंडिया, यहाँ रशिया, चाइना, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोलंबिया, लाओस और वियतनाम। ये कंट्री मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यही वो 13 कंट्रीज़ हैं, 13, ध्यान से सुनिएगा, 13, जिनको हम क्या कहते हैं, टाइगर रेंज कंट्रीज़ कहते हैं। यही वो देश हैं विश्व में जहाँ सिर्फ टाइगर पाए जाते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। एक बार आप गूगल अर्थ में दोबारा से मैप के थ्रू या एटलस के थ्रू इन्हें लोकेट कीजिएगा और अपने कॉपी में लिखिएगा। फिर मैं एक बार दोबारा उन कंट्रीज़ के नाम बता रहा हूँ जो कितने हैं, 13 टाइगर रेंज कंट्री। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टाइगर रेंज कंट्रीज़ कितनी होती हैं, तो टाइगर कितनी हैं, होती नहीं, कितनी हैं। तो टाइगर रेंज कंट्रीज़ जो हैं वो टोटल हैं 13। ठीक, अब देखते हैं कि जो दोबारा से एक बार सुन लीजिए। इंडिया, चाइना, म्यांमार, नेपाल, रशिया, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोलंबिया, लाओस और वियतनाम। अब हम लोग आते हैं कि इन्हें टाइगर रेंज कंट्रीज़ बोला जाता है। और दुनिया में जितने भी बाघ मिलते हैं उसका 70% बाघ सिर्फ हमारे देश भारत में मिलता है, 70%। तो टोटल जो टाइगर का हिस्सा है, जो टोटल टाइगर जो वर्ल्ड में पाए जाते हैं उनका 70%, टोटल टाइगर का 70% वो हमारा कहाँ मिलता है, इंडिया में। तो हम भारत को टाइगर नेशन भी कहते हैं, भारत को टाइगर नेशन भी कहते हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे कि जो ये टोटल टाइगर्स नेशन थे, टोटल कंट्रीज़ थे टाइगर के, इसमें अचानक से टाइगर की संख्या बहुत तेज़ी से गिरने लगी। और इसका रीज़न क्या था? इन्होंने ऑब्जर्व किया कि टाइगर का संख्या, क्या ज़रूरत पड़ी इस टाइगर रिजर्व की, हमें क्या ज़रूरत पड़ी इसकी। हम आते हैं पॉइंट पे। तो इनकी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से गिर रही थी। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न था हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। मतलब जहाँ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन क्या होता है, जहाँ टाइगर रहते हैं उनका विघटन, डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट। अदर रीज़न क्या है? खेती, कृषि भी एक रीज़न हो सकता है। खैर वो रीज़न आपसे वनडे एग्जाम्स में नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको कहीं आंसर राइटिंग में यूज़ करना होगा तो आप यूज़ कर सकते हैं। खेती, कृषि भी एक रीज़न है, जैसे जूम कल्टीवेशन हुआ, और ये इस टाइप की खेती, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इस टाइप की खेतियों में से क्या होता है कि जानवरों का नेचुरल हैबिटेट जो होता है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अब और तीसरा रीज़न क्या था? तीसरा रीज़न है हंटिंग। जानवरों को हंटिंग करना, शिकार करना और उनको ट्रॉफियों के जैसा यूज़ करना, ये भी एक रीज़न है। तो ये सारे कंट्रीज़ जो थे, सारे जो टाइगर रेंज नेशन, आई थिंक ये शो हो रहा होगा, टाइगर रेंज नेशन, ये 2010 में, आप जो भी चीज़ें हैं वो नोट करते जाइएगा कि जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं बता रहा हूँ, ईयर और नंबर ऑफ़ काउंट। क्योंकि टाइगर बहुत ही कम है तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और वो आपको ऑन टिप्स होना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम में कर पाएंगे। तो टोटल जो ये टाइगर रेंज नेशन थे वो 2010 में मिले। कितनी कंट्रीज़ मिली? 13। वो 13 एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। और ये कहाँ मिली? ये मिली सेंट पीटर्सबर्ग। ये कहाँ है? रशिया। ये मिले वहाँ पे, और वहाँ मिलने के बाद इन्होंने बोला कि हम 2022 में फिर मिलेंगे, मतलब 12 साल बाद, आफ्टर 12 ईयर वी विल मीट अगेन। और उसने समय के लिए इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा था, T/2
T/2 ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। T/2 प्रोग्राम क्या है? तो ये इन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में जो सबमिट की थी टाइगर रेंज नेशन ने, इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, फ्लैगशिप प्रोग्राम, जिसका नाम था T/2, मतलब कि 2022 तक हमारे देश में जितनी भी टाइगर की पॉपुलेशन है उसको डबल करना, इसका मेन पर्पज़ ये था। अब मेन आते हैं कि अब क्या कोई कंट्री है जिसने अब तक ऐसा इसने किया है? जी हाँ, पहली कंट्री है नेपाल। नेपाल ने अपने टाइगर्स की संख्या 2018 में टाइगर की रिपोर्ट पे बताई, टाइगर रिपोर्ट में, कि उन्होंने अपने टाइगर्स की संख्या डबल कर ली है। और दूसरा देश है हमारा प्यारा भारत। हमारा दूसरा देश है हमारा प्यारा भारत। अब देखते हैं कि एक बात और ध्यान में रखें कि हमारे देश में जो केंद्र सरकार है, ये हमें पता कैसे चलता है कि टाइगर्स की संख्या कितनी हो गई? अब हमारे देश में जो केंद्र सरकार है वो हर 4 साल पे, 4 ईयर्स पे टाइगर्स की जनसंख्या गिनती है। ये आपके रेलवे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि टाइगर सेंसस, एलिफेंट सेंसस, ह्यूमन सेंसस, ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो टाइगर सेंसस कितने सालों पे होता है? 4 साल पे, हर 4 साल पे। तो 4 साल पे सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 2006 में, फिर 2010 में, फिर 14 में और 2018 में। 18 का रिपोर्ट जो आया था वो 2019 में आया था, जो प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में 29 जुलाई, ध्यान रखिए डेट, 29 जुलाई को बताया। क्या बताया 29 जुलाई को? 29 जुलाई को ये बताया कि जो हमारे देश भारत में जनसंख्या, हमारे भारत में जो टाइगर की जनसंख्या है वो दोगुनी कर दी। अच्छा, 29 जुलाई को ही क्यों बताया? 15 अगस्त को बता देते, 20 सितंबर को बता देते। ये इसलिए बताया कि 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे होता है, इंटरनेशनल टाइगर डे, राष्ट्रीय बाघ दिवस। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे कि जो हमने ये T/2 प्रोग्राम चलाया था, इसकी डेडलाइन थी वो 2022 ही क्यों रखी? 2015 क्यों नहीं रखी? 2014 क्यों नहीं रखी? क्यों? क्योंकि 2022 जो था वो जो है वो 2022 को चाइनीज़ ईयर ऑफ टाइगर, उन लोगों ने जहाँ भी उन्होंने पीटरबर्ग में जो मीटिंग की थी वहाँ उन्होंने डेडलाइन 2022 डिसाइड किया था। 2022 क्यों डिसाइड किया था? क्योंकि ये चाइनीज़ ईयर ऑफ टाइगर था। ये जो 2022 जो है वो चाइनीज़ ईयर, इसे नोट करिएगा, चाइनीज़ ईयर ऑफ टाइगर। इसलिए जो डेडलाइन थी, जो T/2 प्रोग्राम था, जो 13 नेशंस ने चलाया था T/2 प्रोग्राम, इसकी डेडलाइन जो थी वो 2022 डिसाइड किया गया था। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कि जो 2018 में इंडिया की रिपोर्ट आई थी, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कब बताई? 29 जुलाई को ही क्यों बताई? क्योंकि वहाँ उस दिन इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ठीक, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, डायरेक्ट टाइगर डे पे क्वेश्चन पुट होगा। अब इसके बाद उस रिपोर्ट में यह है कि सबसे पहले हम जानते हैं, पहला क्वेश्चन ये आएगा कि भारत में कितने टाइगर स्टेट हैं, मतलब टाइगर रेंज स्टेट, मतलब कितने राज्य हैं? तो इसका आंसर है 18। ये ध्यान में रखिएगा, भारत में कुल 18 टाइगर स्टेट हैं। अब इसमें जो है हमारे पास जो टाइगर का नंबर जो होता है वो बहुत कम है, तो ये अच्छा है कि हम डायरेक्टली नंबर याद रखें कि कौन सा स्टेट रैंक 1 पे है। तो इंडिया में रैंक 1 पे जो है वो है एमपी। एमपी में टाइगर्स की संख्या जो है वो टोटल 526 है। सेकंड नंबर पे जो स्टेट है वो है कर्नाटक, और कर्नाटक में है जो टाइगर की संख्या है वो 524 है। और थर्ड नंबर पे जो है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो टाइगर की संख्या है वो 442 है। और फोर्थ नंबर पे है महाराष्ट्र, जिसमें टाइगर की संख्या है 312। ठीक, अब ये वो राज्य हैं भारत में जहाँ टाइगर सबसे ज़्यादा हैं। ये वो राज्य हैं जहाँ टाइगर की संख्या ज़्यादा है। तो एमपी और कर्नाटक में चलता रहता है, कभी कर्नाटक ऊपर तो एमपी नीचे। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा कि हम ये टाइगर गिनते कैसे हैं, कि इनकी जनसंख्या कैसे काउंट होती है? तो कुछ जो दो मेथड हैं, एक डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट मेथड है। तो हमें इनसे कुछ नहीं करना है। डायरेक्ट मतलब जो भी
टाइगर जो वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में आ जाएं, पैरों के निशान या एक्सक्रीटा, इन सब से काउंट करते हैं। तो ये और बाकी जो हमसे क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन ये है कि भारत सरकार किस मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ करती है। मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करती है एक टाइगर की जनसंख्या काउंट करने के लिए, मोबाइल ऐप। उसका नाम याद रखिएगा, उसका नाम है एम स्ट्राइप्स, STRIPES, एम स्ट्राइप्स। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा। भारत सरकार कौन सा मोबाइल ऐप यूज़ करती है? एम स्ट्राइप्स, टाइगर की जनसंख्या काउंट करने के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब टाइगर रिजर्व समझने से पहले हम ये समझेंगे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, इन दोनों में क्या अंतर होता है। और उसके बाद से हम समझेंगे कि टाइगर रिजर्व क्या होते हैं, और फिर हम देखेंगे कि किस राज्य में कितने टाइगर रिजर्व हैं। ठीक, तो सबसे पहला डिफरेंस जो होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये दोनों बनाए एक ही कारणों से जाते हैं। इन दोनों को बनाने का रीज़न क्या है कि जानवरों का संरक्षण करना। अब जो संरक्षण होता है वो दो टाइप से होता है। एक होता है इन सितु, ये टर्म दोनों ध्यान में रखिएगा, डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है। और एक्स सितु, इन सितु और एक्स सितु, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन सितु और एक्स सितु, अब जैसे मान लीजिए एक्स सितु वो जगह होती है जो नेचुरली नहीं होती है, आर्टिफिशियल या मैन मेड होती है। अब जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि जो चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर किस कैटेगरी में आता है? तो चिड़ियाघर आता है एक्स सितु में, मतलब कि वो मैन मेड है, आर्टिफिशियल है। अब जैसे मान लो बोला गया कि किसी ने शेर पाला, बाघ पाला, और उसको आप बेहतर से बेहतर खाना दे रहे हो, उसे पाल रहे हो, लेकिन वो किस टाइप के संरक्षण में आएगा? एक्स सितु, क्योंकि वो नेचुरल हैबिटेट में नहीं है। तो बहुत फेमस क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि चिड़ियाघर किस कैटेगरी में आता है? तो एक्स सितु। एक्वेरियम में मछलियाँ रखना किस कैटेगरी में आता है? एक्स सितु। और बाकी ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, जहाँ का उसका रीज़न क्या है, जानवरों का संरक्षण या प्रोटेक्शन करना, वो किस कैटेगरी में आता है? इन सितु। ये बात ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग INSITU और EXSITU। अब तक हम लोगों ने समझ लिया एक्स सितु और इन सितु क्या होता है। अब हम समझते हैं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ में मेन डिफरेंस। जो मेन डिफरेंस है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम WCS से लिखेंगे और नेशनल पार्क NP से लिखेंगे। ठीक, और फिर हम समझेंगे टाइगर रिजर्व, आखिर ये टाइगर रिजर्व है क्या। ठीक, अब देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एज सिंपल एज दैट। क्या होता है? जहाँ पे कुछ मानव गतिविधियाँ परमिटेड हों, जैसे कि इसमें लोग मवेशियों को चरा सकते हैं, लकड़ी काट सकते हैं, बाउंड्री। इसमें क्या है कि मेन है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई बाउंड्री नहीं होती, बाउंड्री नहीं होती। ठीक, और यहाँ कुछ हद तक लिमिटेड, ये नहीं कि अब परमिटेड है तो आप पूरा का पूरा जंगल ही साफ कर दो। कुछ हद तक मानव गतिविधियाँ परमिटेड होती हैं। मानव गतिविधियाँ, कुछ लोग मवेशियों भी चरा सकते हैं, लकड़ियाँ काट सकते हैं। अब ये नहीं लकड़ी काटने का है तो अब पूरा जंगल काट के घर ले गए, इसका मतलब ये नहीं होता। अब नेशनल पार्क देखते हैं। नेशनल पार्क में क्या होता है? यहाँ रूल जो होते हैं वो थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। जो रूल होते हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रिक्ट होते हैं। मतलब कि वहाँ मानव प्रवेश बिल्कुल वर्जित होता है, और यहाँ बाउंड्री होती है, लिमिट होती है कि बाउंड्री की इसके बाद इतने लिमिट है, यहाँ तक आपका नेशनल पार्क है। ठीक, और अब ये देखते हैं, इस बार एक और टर्म आपने सुना होगा, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। अब इस पर एक अलग लेक्चर बनाऊंगा, लेकिन अभी पहले आप ये सुन लीजिए, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। ये इंडिया का कंसेप्ट है ही नहीं, ये भारत का कंसेप्ट नहीं है। ये किसका है? ये यूनेस्को का कंसेप्ट है।
यूनेस्को ने क्या किया, यूनेस्को ने मतलब 1971 में 1971 में बायोस्फीयर रिजर्व का कंसेप्ट लाया, जिसको उन्होंने कहा कि मैन एंड बायो मैप प्रोग्राम, जिसका नाम रखा MAB मैप प्रोग्राम, मतलब मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। इसमें क्या है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा जो उसमें आपका वाइल्ड लाइफ भी आ जाएगा, नेशनल पार्क भी आ जाएगा, फ्लोरा मतलब प्लांट, फॉन एनिमल स्पीसीज, फौना मतलब प्लांट, ये सारे स्पीसीज इसके अंदर कवर हो जाएंगे। उसको उस बड़े एरिया को, जैसे मान लीजिए अगर वेन डायग्राम में कभी रीजनिंग में क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आपको वेन डायग्राम में दिखाना हो बायोस्फीयर, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऐसा वेन डायग्राम में करके, तो आपका ये डायग्राम सही होगा कि बायोस्फीयर सबसे बड़ा पार्क और नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसे, क्योंकि कुछ नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकती हैं, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क भी वैसे ये हो सकता है, तो आपका ये डायग्राम सही होगा वाइल्ड, मतलब अगर ऐसा कभी रीजनिंग में आ गया तो। अभी देखिए 1971 में बायोस्फीयर का कंसेप्ट लाया गया। ये आपसे अगर पूछा जाएगा कि बायोस्फीयर का कंसेप्ट कब आया, 1971 में। दुनिया का पहला बायोस्फीयर 1979 में बनाया गया। दुनिया का पहला बायोस्फीयर 1971 में। भारत में कब आया, 1986 में। 1986 में भारत में बायोस्फीयर का कंसेप्ट आया। ठीक, ये अलग से मैं बताऊंगा आपको, अभी बस कितना ही जाने। ठीक, अब भारत में पहला बायोस्फीयर क्या था, नीलगिरी बायोस्फीयर, नीलगिरी बायोस्फीयर, ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। ठीक, ये 3 स्टेट को कवर करता है। आप एक बार गूगल में चेक करेंगे या उसमें विकिपीडिया पे, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु, ये तीनों स्टेट को मिलाकर आपका नीलगिरी बायोस्फीयर। अब इसके अंदर बहुत सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाते हैं। ये तीनों स्टेट को मिला के एक बायोस्फीयर, और आपको ध्यान रखना है एक बायोस्फीयर बनता है। और इंडिया में कब ये लागू हुआ, 1986 में। अब देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। प्रोजेक्ट टाइगर, आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी समझ लिया, आपने नेशनल पार्क समझ लिया, आपने बायोस्फीयर रिजर्व समझ लिया। बायोस्फीयर रिजर्व का कंसेप्ट आया था 1971 में। अब भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में हुआ। उससे पहले भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आया। 1972 आया। अब इसमें क्या था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, इसमें क्या है, ये इंदिरा गांधी लेकर आई थी। और इसके अंदर इसको लॉन्च किसने किया था, एक क्रोनोलॉजी आपको आता है मिलाने को कि पहले कौन सा लॉन्च हुआ था। पहले बायोस्फीयर रिजर्व 71, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और प्रोजेक्ट टाइगर 1973। ठीक है, ये कंसेप्ट इंदिरा गांधी के टाइम में आया था, इंदिरा गांधी लेकर आई थी। इसके अंदर क्या था कि ये 5 शेड्यूल्स में बटे हुए थे। 5 शेड्यूल में, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4 और शेड्यूल 5। अब जैसे जिन पक्षियों को, जानवरों को शेड्यूल 1 में रखा गया था, वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव पक्षी थे और उनको मारने, जैसे कीवी हो गया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, राजस्थान का जो राजकीय पशु है, और इसको बचाने के लिए ये, इसकी जनसंख्या अभी बहुत कम हो गई है, तो इसको बचाने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम चला रही है। गिबी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये नेशनल गेम का इस बार का मस्कट मतलब शुभांकर भी था, तो ये कैटेगरी 1 में रखा गया। फिर जैसे जैसे जानवरों को अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है, तो उनकी सिक्योरिटी और उनकी सुरक्षा, उस पर कानून उसी प्रकार से कम होते जाते हैं। एक स्पेशल कैटेगरी है जो है एस मतलब शेड्यूल 5, जिसको हम लोग कहते हैं वर्मिन। अब ये वर्मिन कैटेगरी क्या होता है, वर्मिन कैटेगरी वो कैटेगरी होती है कि अगर गवर्नमेंट, जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, वैसे तो ये जानवर प्रोटेक्टेड है, लेकिन अगर उन जानवरों को उठा के 5वें शेड्यूल में रख दिया जाए तो उनको आप मार सकते हैं, वो अलाउड है, उसके लिए कोई सज़ा नहीं होगी। अगर जैसे मान लो एक एग्जांपल है हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश में हर साल बंदरों की संख्या, मंकी की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे क्या है कि नॉर्मल लोगों को बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि मंकी को उठा के S5 कैटेगरी में डाल देती है, वर्मिन कैटेगरी में।
तो इससे आप मंकीज़ को मार सकते हो। कोई वैसे तो मंकी प्रोटेक्टेड है, लेकिन अगर S5 कैटेगरी में आ गए तो फिर वो क्या होंगे, उनको आप मार सकते हो। ठीक, अब देखते हैं कि टाइगर रिजर्व क्या होते हैं। टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व देखो, टाइगर रिजर्व जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क जहाँ सरकार को लगती है कि टाइगर्स की जनसंख्या अच्छी खासी है, टाइगर की जनसंख्या अच्छी खासी है, उनको वो प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर ला देती है, उनको वो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत ले आती है और उसका नाम बदलकर टाइगर रिजर्व बन जाता है। एज सिंपल एज दैट, इसमें कुछ नहीं है। जो भी, दोबारा सुनिए, जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क जहाँ सरकार को लगे कि टाइगर की जनसंख्या अच्छी खासी है, वो उनको उठा के प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर ले आएगी। प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर लाने से वो क्या बन जाएगा, वो टाइगर रिजर्व बन जाएगा। ठीक, अब देखते हैं कि जैसे एग्जांपल काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है ये, आसाम में। वैसे ये फेमस तो एक सींग वाले गेंडे के लिए है, लेकिन सरकार को लगा कि यहाँ पे टाइगर की स्कीम अच्छी खासी टाइगर का जनसंख्या अच्छी खासी है, तो इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर ला दिया, तो ये क्या, काजीरंगा टाइगर रिजर्व बन गया। अब टाइगर रिजर्व, इसके मतलब टाइगर रिजर्व रखने से फ़ायदा क्या है, सिर्फ नाम परिवर्तन नहीं, इसमें क्या होता है कि इसमें रिवेन्यू ज़्यादा मिलने लगता है। जैसे मान लो दो टाइप के खर्चे होते हैं। खर्चे कौन से होते हैं, एक रीअकरिंग जो बार बार खर्चा है, और एक फिक्स खर्चा होता है। रीअकरिंग मतलब आपने वहाँ टाइगर रिजर्व में नौकरी पर रखा लोगों को, उसकी मेंटेनेंस और ये सारे खर्चे, तो ये खर्चे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट 50-50% बियर करते हैं, लेकिन जो फिक्स कर्जा होता है वो 100% कौन बियर करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, अब प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, अब सस्टेनेबल टूरिज्म मतलब क्या होता है कि जब कोई भी, अगर हम टाइगर रिजर्व देखते हैं तो उसमें क्या है टाइगर रिजर्व में कि सस्टेनेबल टूरिज्म क्या है, जैसे कि कोई भी टाइगर रिजर्व हम देखते हैं तो वहाँ पे